राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं कविता तोतला, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। यदि आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो मेरा नाम है कविता तोतला और मेरे चैनल का नाम है कविता माहेश्वरी। तो आरपीएससी हिंदी से जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से मेरे इस यूट्यूब चैनल कविता माहेश्वरी पे हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। सभी को मेरी ओर से राधे राधे, हरे कृष्णा, ठाकुर जी के चरणों में नमन। जैसा कि जितने विद्यार्थी मुझसे जुड़े हैं उनको तो पता ही है कि हिंदी सब्जेक्ट की पूरी रणनीति 27 दिनों में 2 बार कोर्स कैसे करना है, ये वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड हो चुका है। और साथ ही साथ वो जो समय सारणी मैंने बनाई थी कि आप हिंदी में 27 दिनों के अंदर 2 बार कोर्स कैसे कर सकते हैं, वो मैंने एज ए PDF फॉर्म में मेरे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किया है। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है हिंदी के रंग कविता तोतला के संग। बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है क्योंकि उस लिंक से मेरा जो चैनल है वो रीलोड आ रहा है, वो खुल नहीं रहा है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप टेलीग्राम पर जाइए और वहाँ पर लिखिए हिंदी के रंग कविता तोतला के संग, और ये आपको हिंदी में ही टाइप करना है, ठीक है। इंग्लिश में नहीं होगा, हिंदी में ही टाइप कीजिए और फटाफट से मुझसे जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ इस YouTube चैनल कविता माहेश्वरी पर जो भी पढ़ाया जाता है आरपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो मैं एज ए PDF फॉर्म में ऐसे के ऐसे टेलीग्राम पे पोस्ट करती हूँ। जी हाँ, बिल्कुल निःशुल्क, एक भी पैसा नहीं है, कुछ भी आपको पे नहीं करना है। आप यहाँ मस्ती से पढ़िए और वहाँ पर मस्ती से उतारिए, चाहे प्रिंट आउट निकलवाइए, चाहे अपने हाथों का यूज़ लीजिए, जैसे भी आपको अच्छा लगता है, जैसे भी आपके पास जितना समय है सब कुछ, लेकिन बिल्कुल निःशुल्क है यूट्यूब चैनल पे भी और टेलीग्राम पे भी। तो आप जल्दी से मुझसे जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, नीचे जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है लाल रंग में उसको प्रेस करना है और उसके पास में एक बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर दो, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके और बराबर आप मेरे टच में रह सके, रेगुलर रह सके, अपनी तैयारी को मेरे साथ जुड़ के और बेहतर बना सके। क्योंकि जो कंटेंट, जो मैटर मैंने पढ़ा और एक सीट मैंने व्याख्याता की ली है, उसी मैटर को मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूं। काफ़ी हद तक मैं सफल भी हुई हूं और भी आगे मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा और जुड़ जाएंगे, जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में फ़ीस नहीं दे सकते, जिनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि पहले ही बेरोज़गारी की हालत है, कहाँ से लाएँ। 10 रुपये भरने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है। यही सब सोच के मैंने एक ये YouTube चैनल पर एक चैनल बना के कविता माहेश्वरी नाम से, और आप सभी लोगों की हेल्प के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और काम की बात पर आते हैं, हिंदी में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सब कुछ मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे भरा पड़ा है। जाकर प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए। थोड़ा सा टाइम ख़राब होगा लेकिन चेक ज़रूर करिए। पेपर का विश्लेषण है, सिलेबस विश्लेषण है, कितने प्रश्न किस भाग से आएंगे और कितने नंबर का कौन सा पार्ट है, कौन सी तैयारी करनी, कैसे करनी है, कौन सी किताब पढ़नी है, कैसे क्या करना है, सब कुछ मैंने बता रखा है, एवरीथिंग, सब कुछ। अब आज आप लोगों की ही रिक्वेस्ट पर मैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो जीके का पेपर है उसकी एक समय सारणी लेकर आई हूँ। और फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में सबसे पहली बात है, आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें कितने सब्जेक्ट हैं। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में ये सब्जेक्ट लिए हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, क्या होगा। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर आपको जानकारी है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक स्टूडेंट को इतना तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि जब हम मैदान में कूद पड़े हैं तो उसके अंदर अस्त्र शस्त्र जो भी चाहिए वो हमें पहले से पता होना चाहिए। और नहीं है, हम तो अभी लगे हैं, मानस भी अभी बनाया है, अब पढ़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये भी कमेंट किया कि मैडम आपका वीडियो देखने के बाद और हिंदी के आपके जो वीडियो है, आपका जो पढ़ाने का तरीका, उसको देखने के बाद ही हमने हिंदी से फॉर्म भरा है। मैं एक बात कहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप पढ़ने में लगे, आपने हिंदी से फॉर्म भरा। पर आज मैं आपसे एक बात ये कह देना चाहूँगी सभी विद्यार्थियों को कि आप कभी भी अपने अलावा किसी और पे डिपेंड बिल्कुल ना रहें, ठीक है। मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ,
और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, वो पढ़ा रहे हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, कोई जीके पढ़ा रहा है, कोई क्या पढ़ा रहा है। मेरी भी पूरी कोशिश है, जितना अपना दे सकती हूँ उतना हमेशा देती हूँ, और आप सबका सहयोग भी पूरा मुझे मिलता है, पूरी कोशिश है। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगी कि हमें किसी के भी प्रति अंधभक्त नहीं बनना है, और हमें किसी पे भी इतना डिपेंड नहीं हो जाना कि हम उसके इंतज़ार में बैठे ही रहें और पता चले कि कोर्स भी नहीं हुआ और एग्ज़ाम भी आ गया और एग्ज़ाम आके भी निकल गया और हम कुछ भी नहीं कर पाए। क्योंकि जितना समय आप लोग एक वीडियो के इंतज़ार में लगा देते हैं, उतना तो शायद आप खुद से अपने नोट्स बना लें तो आपको उतना टाइम भी नहीं लगेगा। सब कोशिश करते हैं, मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं पूरा कोर्स कराऊँ। हर वो गुरु है जिसने अपने विद्यार्थियों के साथ जुड़कर उन्हें कुछ बनाने का एक लिया है कि हाँ, हम मुझसे जितने बच्चे जुड़े हैं, जितने विद्यार्थी जुड़े हैं कि वो सब सफल हो, सभी इसी आशा के साथ पढ़ाते हैं आपको। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी कि अपनी नाव खुद चलानी है, किसी और के सहारे हम हमारी नाव को नहीं चला सकते। जितना आपको यूट्यूब से मिलता है, जितना किसी ऐप से मिलता है, जितना किसी एप्लीकेशन से मिलता है, उतना लीजिए। और अगर कहीं पे टाइम नहीं मिल पा रहा है, समय की कमी की वजह से अगर यूट्यूब पे वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है, किसी एप्लीकेशन पे वीडियो नहीं आ पा रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मुझे आते हैं कि एप्लीकेशन भी लोगों ने ख़रीद रखी है पर वहाँ पर भी कोर्स पूरा नहीं हो रहा है, बहुत सारा मतलब कोर्स छूटा हुआ है, काफ़ी दिनों का गैप हो गया है। तो मैं यही कहूँगी कि ये उस गुरु का दोष नहीं है, क्योंकि जितना समय आपके पास है उससे कम समय उस शिक्षक के पास, उस गुरु के पास होता है। तो आप अपने लेवल पे भी तैयारी कीजिए, आप अपने लेवल से खुद के भी नोट्स बनाते रहिए, अपने लेवल पे आप पढ़ते रहिए। जिस दिन वीडियो अपलोड हो जाए उस दिन आप उसे भी पढ़ लीजिए, इससे आपकी तैयारी और ज़्यादा अच्छी होगी, कमी नहीं होगी और ज़्यादा अच्छी होगी, है ना। अपने गुरु पे विश्वास रखिए, उसके मैटर पे भरोसा रखिए। और दूसरी चीज़ है, अगर थोड़ी सी देर भी हो जाए तो फिर आपको अपने लेवल पे तैयारी शुरू कर देनी है। ऐसा नहीं कि बैठे रहें, इंतज़ार करते रहें, ये गलत बात है, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता है, वो लगातार चलता रहेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ एक जानकारी थी जो मुझे देनी थी और मुझे लगा था कि बहुत ज़रूरी है। अब आपको ये बता दूं कि ये 12 सब्जेक्ट आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में, ये आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने एक बार यहाँ लिख दिया कि ये 12 आपको पढ़ने हैं। सबसे बड़ी बात निकल के आती है कि 2018 की जो वैकेंसी आई थी और 2020 में जो उसका पेपर हुआ, वहाँ तक किसी ने 25 प्रश्न ही कर पाया, कोई 26 ही कर पाया, कोई 35 ही कर पाया, कोई 15 ही कर पाया। लेकिन सब्जेक्ट के दम पे उन्होंने व्याख्याता की एक सीट ले ली। लेकिन नए रूल के अकॉर्डिंग 40% बहुत मैटर करता है, यानी कि फर्स्ट पेपर में जो आपके 75 प्रश्न आएंगे, उन 75 में से 30 प्रश्न आपके सही होने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप 30 प्रश्न सही नहीं करते हैं तो फिर आप अपने सब्जेक्ट में चाहे पूरे में से पूरे नंबर भी ले आइए, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पर स्थान नहीं दिया जाएगा। तो जैसा कि मैंने पहले मेरे वीडियो में कहा था कि मैंने मैथ्स छोड़ा, रीजनिंग छोड़ा, इंग्लिश छोड़ा, क्योंकि मुझे ये नहीं आता था, मैंने छोड़ दिया। ठीक है, और मैंने छोड़ा उस वक्त तक ये फॉर्मेट नहीं था कि 30 प्रश्न करने अनिवार्य है, तो मैंने छोड़ भी दिया था, तो हेडेक नहीं थी। लेकिन अब मैं सभी विद्यार्थियों से यही कहूँगी कि 30 प्रश्न 75 में से करना अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग वाला काम है, बहुत ही बड़ा, क्योंकि ये 75 प्रश्न आते हैं अलग अलग पार्ट से। 5 कहाँ से, 5 सिर्फ यहाँ से 10 आते हैं, बाकी सब से 5 आते हैं। तो ये जो 5 का गेम है, ये आपको पूरा खेलना होगा। इस मैदान में जो उतरे हो तो इस 5 के गेम को करना होगा। हाँ, ज़्यादा ही किसी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है तो कोई भी एक सब्जेक्ट स्किप कर सकते हो, या ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी 2 सब्जेक्ट, वो भी अपनी रिस्क पे। ऐसा मैं नहीं कह रही कि आपको करना चाहिए, अपनी रिस्क पे। जैसे किसी को इंग्लिश टफ लगता है, वो इंग्लिश को स्किप कर दे, लेकिन बाकी पर उसका पूरा जोर होना चाहिए। किसी को मैथ्स टफ लगता है तो वो मैथ्स स्किप कर दे, लेकिन बाकी सबको पकड़ के रखे। अब इंग्लिश और मैथ्स एक ऐसे कॉमन सब्जेक्ट हैं
कि जिसमें हर स्टूडेंट को दिक्कत आती है, चाहे वो हिंदी सब्जेक्ट का हो, चाहे वो साइंस मैथ का हो, चाहे किसी का हो, इंग्लिश और मैथ्स में अक्सर दिक्कत ही दिक्कत है। तो आप अपनी रिस्क पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट, इससे ज़्यादा तो आप छोड़ भी नहीं सकते। और मेरा तो यही कहना है कि सिर्फ 1 सब्जेक्ट छोड़ दो। 5 प्रश्न छोड़ते हैं तो आपका 70 का कंपटीशन रहता है, 2 छोड़ते हैं तो आप 65 पे आ जाते हैं। अब इन 65 में से भी आप पूरे के पूरे 65 की तैयारी करेंगे ना, तब कहीं जाके आप इस 30 के आंकड़े तक पहुंच पाएंगे, जिसमें सबसे बड़ा रोल निभाएगा करंट अफेयर्स। हम क्या करते हैं, करंट अफेयर्स को बहुत हल्के में ले लेते हैं। एक आदत होती है स्टूडेंट्स की, और मैं आपके लिए नहीं कहूँगी, जब मैं खुद पढ़ा करती थी तो मैं हमेशा जब भी कुछ कहती हूँ तो मैं वही कहती हूँ जो मैं खुद पे अप्लाई किया करती थी या जो मैं महसूस किया करती थी। भारत का इतिहास पढ़ेंगे, राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे, राजस्थान का भूगोल पढ़ेंगे, शैक्षिक प्रबंधन पढ़ेंगे, ठीक है, ये 4 चीज़ें, और भारतीय राजनीति। 5 सब्जेक्ट तो हम इतने खतरनाक करते हैं कि इनमें से हमें ये लगता है ये जो 25 प्रश्न आएंगे ना, हम 25 के 25 कर जाएंगे। इतना भयंकर हमारा कॉन्फिडेंस होता है, या ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिए। लेकिन वहाँ हकीकत ये है कि आप 25 में से 15 या 18 तक ही पहुँच पाते हैं, और ये सत्य है बिल्कुल। बहुत ही रेयर केस में आप 20 तक पहुँचेंगे, जब आपने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर रखी हो। 20 से ज़्यादा आप नहीं पहुँच पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, भारत की राजनीति, राजस्थान का भूगोल, शैक्षिक प्रबंधन, ये 5 चीज़ें हो गई, है ना। अब इन 5 चीज़ों में 15 नंबर का आपका शैक्षिक प्रबंधन है, बाकी ये चारों 5-5 आएंगे, यानी कि 20, और ये टोटल हो गया 35, और 35 में से आप 25 तक ही पहुँचेंगे, ये मैं आपसे कह रही हूँ। समझ में आ गया। अक्सर ये होता है कि हम इन्हीं पे ज़्यादा जोर देते हैं, इन्हीं को ज़्यादा पढ़ते हैं, दिन रात इन्हीं 5 चीज़ों में घुसे रहते हैं। भारत का इतिहास और राजस्थान का इतिहास आएंगे, इसके लिए हम 6ठी से लेकर 12वीं तक की किताबों को फोड़ फोड़ के रख देते हैं, उनको निचोड़ के रख देते हैं 5 प्रश्नों के पीछे। पर हमारा ध्यान करंट अफेयर्स पे बिल्कुल भी नहीं जाता है, जहाँ से पूरे डबल प्रश्न यानी कि 10 प्रश्न आएंगे। और ये वो 10 प्रश्न है कि यही एक विद्यार्थी को जीत दिलाते हैं, जिसका करंट अफेयर्स अच्छा होता है। फिर सामान्य विज्ञान क्या करना है, सिर्फ कक्षा 9 और कक्षा 10 की आप भले एनसीईआरटी पढ़ लो या आप आरबीएसई पढ़ लो। हमेशा स्टूडेंट्स एक ही सवाल करते हैं, एनसीईआरटी पढ़ें आरबीएसई पढ़ें। मुझे एक बात समझ नहीं आती, आपको आपके टॉपिक से मतलब है या आपको एनसीईआरटी या आरबीएसई से मतलब है। जो आपके पाठ्यक्रम में लिखा, अगर आपके पाठ्यक्रम में लिखा है अणु परमाणु, अब आप मुझे बताइए कि एनसीईआरटी में भी अणु परमाणु लिखा है और आरबीएसई में भी अणु परमाणु लिखा है, तो आप क्या करेंगे? फिर आप ये पूछेंगे कि हम दोनों में से पढ़े क्या? तो ये तो कॉमन सेंस है। आप किसी भी बुक से पढ़ लो, अणु परमाणु का मैटर वही रहेगा, चाहे एनसीईआरटी में से पढ़ोगे तो भी वही है और आरबीएसई में से भी वही है, वो नहीं बदलेगा। हाँ, 2-4 चीज़ें इधर उधर हो सकती है। तो आप अपने टॉपिक पे फोकस कीजिए, किताबों पे नहीं। अगर टॉपिक सिलेबस का एज इट इज़ आपको चाहे आरबीएसई में मिलो या एनसीईआरटी में मिलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको आपका टॉपिक पढ़ना है, उससे रिलेटेड आपके प्रश्न हैं वो हल होने चाहिए, सॉल्व होने चाहिए। पुराने सालों के आए हुए पेपर से एक बार देख लेना चाहिए कि जो मैंने मैटर आरबीएसई की बुक या एनसीईआरटी की बुक से पढ़ा है, क्या इसको पढ़ने के बाद मैं अब तक के आए हुए एग्ज़ाम के जो प्रश्न हैं उनको हल करने की काबिलियत रखता हूँ या रखती हूँ। उससे आपको पता चल जाएगा कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट है। सामान्य हिंदी हो गया, विज्ञान हो गया, देखो कितने। अब आप ये देखिए, ये बाकी के सब्जेक्ट में हम क्या सोचते हैं, गणित कौन पढ़े, इंग्लिश कौन पढ़े, भूगोल, ये विज्ञान कौन पढ़े, हिंदी को तो शायद देखते ही नहीं है। मैं हकीकत बता रही हूँ, हिंदी को तो हिंदी के खुद के विद्यार्थी नहीं देखे तो चलेगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ग्रामर पढ़ते हैं। पर बाकी दूसरे सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट है वो भी हिंदी को नहीं, उनको लगता है हिंदी में क्या है, 5 प्रश्न हम यूँ ही कर जाएंगे। गलत फहमी में हो आप, बहुत बड़ी गलत फहमी में हो आप। हिंदी का एक हलंत होता है ना, हलंत, वो आपका काम बिगाड़ सकता है, वो आपका खेल बिगाड़ देता है। एक जगह हलंत लगा है और एक जगह नहीं लगा है,
आप बिल्कुल जज नहीं कर पाएंगे कि आंसर कौन सा सही है। उसके लिए भी आपको बारीकी से हिंदी पढ़नी होगी, तभी आप वहाँ 5 में से 3 या 4 पर पहुँच पाएंगे। तो किसी भी सब्जेक्ट को आपको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। यदि आप अब तक ले रहे हैं तो फिर अब ना लीजिए, हर सब्जेक्ट को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो पूरा 12 सब्जेक्ट है, ये इन 12 सब्जेक्ट की का जो सिलेबस है, इंग्लिश और हिंदी इन दोनों में है मेरे पास। ऊपर हिंदी टर्म है और नीचे इंग्लिश ट्रांसलेशन। जैसे भारत का इतिहास है, ऊपर तो लिखा है हिंदी में और उसका नीचे इंग्लिश में। फिर मेंटल एबिलिटी आएगी, ऊपर हिंदी में लिखी होगी, नीचे उसी का ट्रांसलेट करके इंग्लिश है। तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं टेलीग्राम चैनल पर ये जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जीके का पेपर है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, एक साथ मैं वो सेंड कर दूंगी। वहाँ से जाकर आप इसे प्रिंट आउट निकाल के अपनी टेबल पे रख लेना। पुराने पेपर रखना, हमेशा कहती हूँ पुराने पेपर और सिलेबस अपनी आँखों के आगे दीवारों पे लगा दो। जिस कमरे में बैठे हो आपको केवल आपका सिलेबस और आपके पाठ्यक्रम का एक एक पॉइंट याद होना चाहिए, जिधर नज़र आए, जिधर आपका सिलेबस हो। क्योंकि इस वक्त मुझे जहाँ तक लगता है हर स्टूडेंट के लिए अपना रूम, अपनी किताबें, और उससे बेहतर कोई दुनिया नहीं, कोई जगह नहीं। तो आप ये कह दो कि स्विट्ज़रलैंड भी वही, कश्मीर भी वही और पूरा सब कुछ वही, और बस आपकी किताबें और आप और दीवारों को भर दीजिए। कोई बात नहीं, हम बाद में उसे हटाते रहेंगे, करते रहेंगे, पर उस कमरे में आपके पास एक तो पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए और पुराने सालों के आए हुए पेपर होने चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैंने आपको आपके जो भी है वो मैंने बता दिया कितने सब्जेक्ट आएंगे। अब मैंने यहाँ लिखा है कि 10 दिन के अंदर आपको 3 सब्जेक्ट पूरे करने हैं। कैसे करने हैं मैं बता देती हूँ। रोटी को टुकड़ों टुकड़ों में ही खाएंगे हम, एक साथ तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। हिंदी में भले ही मैंने 27 दिनों के अंदर 2 बार कोर्स करा दिया, उसमें भी 2 बार कोर्स आपके हिंदी साहित्य के इतिहास का हुआ है, बाकी किसी का नहीं हुआ। समझ में आई बात। लेकिन यहाँ पर अथाह है, ये महासागर है पूरा, और यहाँ पर हमें रुक रुक के हमारी नाव को चलानी होगी, तभी हम इस किनारे से उस किनारे तक पहुँच पाएंगे। यदि लगातार हम चलते रहे, कहीं भी नहीं रुके, तो या तो बीच में जाके डूब जाएंगे, और बीच में नहीं डूबे तो हम अंत में जाकर डूब जाएंगे। इसीलिए टुकड़े टुकड़े में ही हमें आगे बढ़ना है और बहुत ही धीरज के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ मैंने किस तरीके से बनाया है, क्या है। 10 दिन में 3 सब्जेक्ट, पहला, दूसरा, तीसरा, ये जो शुरू के 3 हैं, इन शुरू के 3 को हम 10 दिन के अंदर पूरा करेंगे। कैसे करेंगे, पूरी रणनीति की मैंने पूरी PDF बनाई है। आराम से देखिए, शांत मन से देखिए और एकदम खुश हो जाइए, चिल्ड हो जाइए, और मस्ती के साथ, बिना टेंशन के, कोई लोड नहीं लेना है, बहुत मस्ती से आपको पढ़ना है, ठीक है। परेशान नहीं होना है, हिंदी का इतना करना है, फिर जीके का इतना कैसे होगा, सब हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। करके तो देखिए, चलिए तो सही, करिए तो सही, सुबह उठिए तो सही, और एक बार इस टारगेट को अचीव करने में लग जाइए। वो बाद की बात है, रात को सोएंगे जब देखेंगे कि होता कि नहीं होता। पहले ही दिमाग में लोड लेने से क्या होगा। आप तो उठिए, एक एक दिन का जो टारगेट है वो उठिए, अपनी टेबल पे रखिए कि भाई इस तारीख का मैडम ने ये टारगेट बना के दिया, इस तारीख का ये दिया, और सुबह से उस टारगेट को अचीव करने में अपना दिन भर लगा दीजिए। रात को जब हम सोएंगे तब हम सोचेंगे, तब हम विचार करेंगे कि हमारा टारगेट फेल हुआ या पूरा हुआ। ये बाद की बात है। हम कर्म ही ना करें और उससे पहले ही हार मान ले, ये कोई बात नहीं होती। पहले हम कर्म करेंगे, उसके बाद ही हमें फल की प्राप्ति होगी, और गीता में ही यही लिखा है, ठीक है। अब देखिए आगे, मैंने आपका जो शेड्यूल देखो, मैंने हिंदी का तो आपको 3 तारीख को बना के दे दिया था, है ना। 3 से 27 मई तक का मैंने बनाया, जिसमें आपके हिंदी साहित्य का 2 बार कोर्स हो रहा था, मैंने ऐसा पूरा बना दिया। अब देखिए, ये आपको स्टार्ट करना है 10 तारीख से। कितनी तारीख से करना है, 10 मई। 10 मई से आप जीके में अगर पढ़ भी रहे हैं, अच्छी बात है, आप अपनी गति से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इन टॉपिक को वहाँ एडजस्ट कर लीजिए
जहाँ आपका रोज़ का शेड्यूल चल रहा है। कोई भी विद्यार्थी इससे परेशान ना हो कि आपने ये दिया, अब हम हमारे अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे, अब हम आपके अकॉर्डिंग चले तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। सबकी पढ़ने की गति अलग अलग होती है, आप इन्हीं को उसमें फिट कर सकते हैं, या फिर जैसा आपको उचित लगे वैसा कर सकते हैं, या फिर अगली 10 जून से आप इसको फॉलो कर लीजिए, है ना। 10 जो आएगी जून, तब तक आप अपना जो चल रहा है वो कर लो। 10 जून से आप क्या करोगे, या 5 की जगह आप 6 लिख लो। 10 जून से इसको फॉलो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो ये तो मेरा तो आगे से आगे आएगा, मैं हर 10 दिन में 3 सब्जेक्ट कराऊंगी। जैसा आप कंफर्ट फील करें, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप करिए, ठीक है। अब देखो आगे 10 तारीख से लेकर, और मैंने पहले ये बता देती हूँ कितनी तारीख तक बनाया, फिर मैं आपको समझाऊंगी। मैंने 10 तारीख से लेकर और 19 तारीख तक पूरे 10 दिनों का 3 सब्जेक्ट का मैंने क्या बना दिया, वीडियो। मैंने एक साथ इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि यदि मैं एक साथ बनाती तो आपका दिमाग जो है ना वो सुन्न हो जाता, काम करना बंद कर देता। मैं खुद विद्यार्थी रही हूँ, मुझे पता है कि 7 दिन भी किसी समय सारणी को फॉलो कर पाना अपने आप में बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है, एक टास्क होता है। 7 दिन भी विद्यार्थी नहीं चल सकता, क्योंकि मैंने खुद पे अप्लाई करके देखे थे, बहुत मुश्किल है। मैंने भले ही 27 दिनों का वो बना दिया हो, पर मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि 27 दिन तक 1 या 2 स्टूडेंट ही ऐसे होंगे जो वहाँ तक पहुँच पाएंगे, नहीं तो 7 दिन के बाद 8वें दिन उनकी शक्ति जवाब दे देगी। तो इसीलिए मैंने ये 10 दिन का ही बनाया है। अगर आप 10 दिन तक इसको फॉलो कर लेते हैं और वापस इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर और आप ही मुझे बताएंगे कि मैम हमने आपका 10 दिनों वाला जो रणनीति थी जीके के पेपर की वो फॉलो कर ली है, अब आप हमें आगे का शेड्यूल दे दीजिए, तो मैं आपको 20 तारीख, और ये आपको मुझे 19 तारीख को ही बताना होगा इसी चैनल के, इसी वीडियो के यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। तो फिर मैं आपको बता दूं, मैं आपको 20 तारीख से अगले 3 सब्जेक्ट का बना के दे दूंगी, और यदि आप नहीं चल पाए तो फिर कोई मतलब नहीं है। और ये 10 दिन आप चलोगे, आपको खुद को लग जाएगा कि आप चल पा रहे हैं, नहीं चल पा रहे हैं। हालांकि चलना तो पड़ेगा, कोई विकल्प है नहीं। हमने फॉर्म भरा है, हमें परीक्षा में बैठना है, तो बिल्कुल हमें करना है। और अगर सिलेक्शन लेना है तो करना ही है, नो डाउट। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो रो के पढ़ो, हंस के पढ़ो, आप कैसे भी पढ़ो, बोर होके पढ़ो, खुश होके पढ़ो, पढ़ना तो है ही, ठीक है। अब आगे देखिए 10 तारीख को आपको क्या क्या करना है। मौर्य और गुप्त काल के दौरान कला, विज्ञान और साहित्य का विकास, यानी आपको मौर्य काल और गुप्त काल दोनों पढ़ने हैं। 1857 की क्रांति जो राजस्थान की है बस वो पढ़नी है। यहाँ मैंने आगे इसीलिए लिखा है, भारत की मत पढ़ लेना, जितना लिखा है उतना ही पढ़ना। अब ये है वो मानसिक योग्यता परीक्षण के हैं। अगर आपको हिंदी टर्म समझ में आती है तो ये हिंदी है, बाकी मैंने इंग्लिश भी लिख दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंग्लिश टर्म समझ में आती, हिंदी नहीं आती। सादृश्य, श्रृंखला पूर्णता, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, सीरीज कंप्लीशन और कोडिंग डिकोडिंग। और एक चीज़ है कि करंट अफेयर्स का रोज़ का एक वीडियो, और वो वीडियो आएगा आपके 1.5 घंटे का एक वीडियो, या फिर होगा 1.25-2 घंटे का एक वीडियो। और अब इसमें आप ये कह दो कि नहीं हम तो नहीं कर सकते, तो फिर इसके लिए तो मैं यही कहूँगी कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी छोड़ दीजिए, कोई भी मतलब नहीं है। यदि आप डेली करंट अफेयर्स का एक वीडियो नहीं कर पाते हैं तो आपको फर्स्ट ग्रेड करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये वो पार्ट है, ये वो हिस्सा है, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। और करंट एक ऐसी चीज़ है कि रोज़ पढ़ोगे तो ही आगे सक्सेस मिलेगी। खाली एग्ज़ाम के 1 महीने पहले मुँहमल ला के पढ़ाई मैंने की थी, मैं करंट के 10 में से 2 प्रश्न भी नहीं कर पाई थी। हालांकि हमारे टाइम पे तो इतना ये हुआ था कि 2018 की वैकेंसी थी, पेपर 2020 में हुआ, लेकिन हमारा करंट 2017-18 का आया। तो हमारे साथ तो बहुत बड़ी चोट हुई थी, क्योंकि हम तो 19-20 का पढ़ के गए थे, क्योंकि 20 में पेपर था, पर वहाँ करंट ही 2017-18 का आ गया, तो करते ही क्या। लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ कि एग्ज़ाम के 1 महीने पहले लाके मैंने पढ़ाई की थी। आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। जो गलतियाँ मैंने की है वो मैं नहीं चाहती कि अब कोई स्टूडेंट और करें। आपको रोज़ का एक वीडियो देखना है। कोई भी एक यूट्यूब चैनल ऐसा पकड़ लो जो मंथली वीडियो पोस्ट करता हो, है ना।
देखो यूट्यूब चैनल भी बहुत तरीके के होते हैं। आपको करंट अफेयर्स के यूट्यूब चैनल कैसे मिलेंगे, आप वहाँ पर डालोगे यूट्यूब पे करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल। एक तो जो डेली का करंट पढ़ाते हैं, जैसे 10 तारीख का पढ़ा दिया, फिर 11 का, फिर 12 का, फिर 13 का, ये वाला। पर ये पढ़ने में क्या होता है ना, ये मैंने अप्लाई करके देखा है, आप जोश जोश में चला तो लोगे, 10 का हो गया, 10, 11, 12, लेकिन वो अभी की 10 का होगा, यानी कि 10 मई का होगा। लेकिन हमें कहाँ से करंट पढ़ना है, हमें जनवरी 2022 से करंट पढ़ना है, ये मैंने यहाँ लिखा है। और कब तक, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक का आपको पढ़ना ही है। बस एग्ज़ाम के 15 से 20 दिन पहले आप छोड़ सकते हैं, एग्ज़ाम के 15 दिन पहले तक का करंट पढ़ना है जनवरी 2022 पूरे। अगर नवंबर में और दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होता है, अगर आपका एग्ज़ाम नवंबर, दिसंबर या जनवरी कहीं भी होता है, तो आपको 1 साल का करंट चाहिए। इसीलिए कोई भी यूट्यूब चैनल हो, आपको डेली वाला यूट्यूब चैनल नहीं पकड़ना है, बिल्कुल भी नहीं पकड़ना है, मेरा अनुभव है, इसीलिए कह रही हूँ। फिर जैसा आपको उचित लगे, आपको मंथली वाला पकड़ना है। आप यूट्यूब चैनल पे लिखिए, एक वाईफाई स्टडी चैनल है, मुझे याद है, वो शायद काफ़ी अच्छा है, या फिर ऐसे ही बहुत सारे चैनल हैं। तो आपको लिखना है मंथली करंट अफेयर्स, सीधा का सीधा। क्या लिखोगे? मंथली करंट अफेयर्स। वो हर महीने का एक वीडियो अपलोड करते हैं वहाँ। आप जनवरी से यहाँ चालू करोगे, मैं यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है ना। आप जैसे 10 तारीख को आपको क्या करना है, जनवरी वाला, ये यहाँ पर जनवरी 2022, ये मंथली वाला वीडियो आपको देखना है। समझ में आ गई? अब आप सोचेंगे कि मैम जब हम है ना रोज़ का एक वीडियो देखेंगे तो हमारे तो ये 12 दिन में पूरे हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, फिर से इन्हीं को रिवाइज़ करना है वापस, फिर जनवरी से, फिर फरवरी। आप अगर ऐसा करते हैं तो मैं दावे से आपको कहती हूँ कि, और फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के जीके के बाकी के 11 सब्जेक्ट एक तरफ, उनमें आपको भले आपके 15 की तैयारी है लेकिन 10 प्रश्न ही आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर करंट अफेयर्स में आप इस प्रकार से करेंगे, 10 के 10 प्रश्न सही करके आएंगे। बस हाँ, इसके साथ आपको ये करना है कि जो मूमल आती है मंथली, मूमल, एक मंथली मूमल किताब आती है, वो मूमल आपको मार्केट से ज़रूर लेनी है। मूमल है ना, मंथली आती है, वो हर महीने की आती है मंथली। और उस मूमल के 5 पेज आपको रोज़ पढ़ने हैं, और 5 नहीं कर सकते, 3 पेज रोज़ के पढ़ने। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर ये पॉइंट डालना भूल गई, इसीलिए बता देती हूँ कि मंथली मूमल ले आइए और उसके 3 पेज रोज़ के करिए। आप अगर रोज़ के भी 3 पेज करते हैं तो वो बुक आपकी बहुत आराम से हो जाएगी। इधर 3 पेज तो मंथली के करिए और इधर से आप मंथली एक वीडियो रोज़ का देखिए। शुरू में आपको जोर आएगा, दिक्कत भी आएगी, टाइम मैनेजमेंट नहीं बैठेगा, है ना, क्योंकि सब्जेक्ट भी लेना है, जीके भी लेना है, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा। कोई भी विकल्प नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो नवंबर में हो जाएगा। और वहाँ पर कोई भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि तुम्हें समय कितना मिला था, तुम्हारे साथ परिस्थिति कैसी आई थी, तुम्हें कोई सपोर्ट करने वाला भी था या नहीं था, तुमने किन परिस्थितियों में पढ़ाई करी। किसी के लिए ये शब्द कोई मायने नहीं रखते। सीधा सा मायने रखता है तुम्हारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। बस ये 2 चीज़ें याद रख लेना, ठीक है। अब आगे देखिए, 11 तारीख को है प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली और शिक्षण संस्थान, जैसे नालंदा, ये विश्वविद्यालय थे ना, बिहार का नालंदा, विक्रमशिला, ये वाले। अब आपको राजस्थान के किसान आंदोलन पढ़ने हैं, नीमू चना, बूंदी का, बिजोलियाँ का, ये सारे। अब आपका आ जाएगा मेंटल एबिलिटी का, ये मैंने हिंदी में टर्म लिखी है, ये मैंने इंग्लिश में टर्म लिखी है। फिर से वही चीज़, करंट अफेयर्स रोज़ का एक वीडियो मंथली वाला, और 3 पेज आपको करने हैं मूमल के। मूमल महीने, मंथली जो आती है ना, मासिक पत्रिका, मूमल मासिक। समझ में आ गया? आगे देखिए, 12 तारीख को विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार, 2018 का जो मैंने पेपर दिया उसमें इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया, और बहुत ही टफ पूछा गया था। पेपर उठा के देख लेना, प्रश्न बहुत टफ था, है ना। मतलब वहाँ पे हमको लगा
क्यों? क्योंकि मतलब हमारी तैयारी कम रही होगी इसीलिए लगा, सीधी सी बात है ना। लेकिन ये प्रश्न यूँ देखा जाए तो बहुत अच्छा था, और 12वीं की जो किताब है हमारे भारतीय इतिहास की, उस किताब के अंदर से ही ये प्रश्न आया था। ये मैंने वापस उसमें से क्लियर किया था जब पता चला। आगे पढ़ना है। राजस्थान के जननायक, उसमें विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट। अगला है आपका मेंटल एबिलिटी का संख्या रैंकिंग, समय अनुक्रम परीक्षण, इंग्लिश में कहते हैं नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट। करंट अफेयर का रोज का वीडियो, मंथली वाला, 3 पेज मूमल के, मूमल मासिक। ठीक है। अब ये 13 तारीख को आपको पढ़ना है ब्रिटिश काल के दौरान शिक्षा का विकास, यानी ब्रिटिश काल में शिक्षा की पद्धति क्या थी, कैसे थी, ये सारा आपको पढ़ना है। जैसे उसमें भी ये सारे विश्वविद्यालय आ जाएंगे तो वो आपको वहाँ पता चलेगा आपके पास टॉपिक में, वहाँ से पढ़ना है। देखिए, अगर आपको कहीं भी ये टॉपिक नहीं मिल रहे हैं, दिक्कत आ रही है, तो लक्ष्य की गाइड में हर एक चीज़ है। ठीक है। वैसे मैं गाइड पढ़ने की सलाह कभी नहीं देती किसी को, मैंने खुद ने भी नहीं पढ़ी, पर अब क्या है ना कि समय नहीं है। अब अगर मैं आपसे ये कह दूँगी कि आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की किताबों को पकड़ के बैठो, आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो इस तरीके से समझ में नहीं आएगी। उनके लिए शोध करना होता है, समय चाहिए। अब इतना समय नहीं है आपके पास, तो एक लक्ष्य की गाइड खरीद के आप ये सारे टॉपिक उसमें से भी क्लियर कर सकते हैं। और अगर हिम्मत है आपके अंदर तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में, 10वीं और 12वीं में सारी चीज़ें मिल जाएगी, बट आपको पढ़ना बहुत डिटेल से होगा। गणितीय संचालन, अंक गणितीय तर्क, इंग्लिश में है मैथमेटिकल ऑपरेशंस, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वही करंट अफेयर का एक वीडियो, 3 पेज मूमल मासिक। ठीक है। अगला है 14 तारीख को 1857 का संग्राम। अब यहाँ भारत का, ऊपर मैंने आपको राजस्थान की क्रांति के लिए कहा था 1857 की, यहाँ आपको भारत की क्रांति पढ़नी। राजपूत राजनीति पढ़नी है आपको राजस्थान की, और मेंटल एबिलिटी का टॉपिक है, फिर वही करंट अफेयर्स और 3 पेज आपके मूमल के। 15 तारीख को आपको पढ़ना है 7वीं से 12वीं शताब्दी का समाज संस्कृति, जो भी राजस्थान का। राष्ट्रवादी आंदोलन का उदय 1885 से 1846। अब देखिए, मैंने इसीलिए लिखा है, ये कोई आपके सिलेबस में कहीं लिखा हुआ नहीं, ये जो टर्म है ना, ये मैंने लिखी है, ये आपके पाठ्यक्रम में कहीं भी नहीं लिखा है। ये मैंने इसीलिए लिखी है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। ठीक है ना। तो राष्ट्रवादी आंदोलन का उदय एक तरीके से वहीं से माना जाता है, तो हम चीज़ों को छोड़ नहीं सकते। इसीलिए आपको 1885 से लेकर 1947 तक का पूरा घटनाक्रम पढ़ना है। तो आगे जो आपका ये जो राष्ट्रीय आंदोलन का टॉपिक आ रहा है ना, ये वाला यहाँ पर 16 तारीख को, ये जो आपके राष्ट्रीय आंदोलन के नेता है, और इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन जो भारत का आएगा, वो भी आपका इसी में लगभग क्लियर हो जाएगा। और हाँ, यदि आपको ये राष्ट्रवादी आंदोलन का उदय बहुत लंबा टॉपिक लगे, तो आप इसे 3 टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि राष्ट्रवादी आंदोलन जब आप 1885 से लेकर 1947 तक पढ़ेंगे, तो एक टॉपिक ये वाला आएगा, एक आपके ये सारे नेता आ जाएंगे वहाँ उसी के अंदर। ठीक है। और एक वापस ये दूसरी जगह ये नेता भी उसमें आ जाएंगे, और एक चीज़ और आएगी, ये देखिए, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। यानी आप 4 दिनों में ये टॉपिक पूरा कर सकते हैं। बात समझ में आई होगी। मैंने भले ही उस डेट में वहाँ लिख दिया कि 1885 से 1947, मुझे खुद को पता है बहुत लंबा है, एक दिन में नहीं हो सकता। आप इसे 19 तारीख तक चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन भी पूरा उसी के अंदर आएगा। उसके बाद आपके ये जो राष्ट्रीय आंदोलन के नेता है, ये भी उसी के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद ये सारे नेता भी इसी टॉपिक के अंदर आए। समझ में आ गया आपको? तो आप 15 तारीख से लेकर और 19 तारीख तक, ये लास्ट तक, आप इस टॉपिक को चला सकते हैं। किस टॉपिक को? इसको टुकड़ों टुकड़ों में। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। आगे वही मानसिक योग्यता परीक्षण, फिर करंट अफेयर्स डेली करना है। 16 तारीख को मुगल कालीन भाषा, साहित्य और कला, जो भी राजस्थान की है, मुगलों ने क्या क्या किया। फिर राष्ट्रीय आंदोलन के नेता आ गए, जो यहाँ पर आधे नेता तो मैंने यहाँ लिखे थे ऊपर, और आधे यहाँ आ जाएंगे। ठीक है ना। ये वाले देखो 2 पार्ट में ये नेता अलग अलग, क्योंकि ये ज़्यादा बड़े टॉपिक थे इसीलिए। ये करंट अफेयर्स डेली हो गया। 17 तारीख को आपको ये 3 टॉपिक करना है, 18 को आपको ये करना है। ठीक है।
और 19 को आपको ये तीनों करना। अब देखिए यहाँ आपको यहाँ डबल रिपीट दिख रहा होगा, यहाँ से देखिए यहाँ तक मैंने मेंटल एबिलिटी डाली, फिर नहीं डाली। क्यों? क्योंकि रोज़ रोज़ आदमी परेशान भी हो जाता है। तो आप उसके बाद ये करिए आराम से, शांति से, क्योंकि ये थोड़े बड़े टॉपिक इस वजह से। उसके बाद मैंने वापस क्या ले लिया 18 से, देखिए आप ध्यान से, 18 तारीख से आपका मेंटल एबिलिटी का रिवीजन शुरू कर दिया मैंने। और उस रिवीजन में मैंने उन्हीं टॉपिक को लिया जिनसे ज़्यादातर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। रक्त संबंध का फिक्स एक प्रश्न आएगा, कोडिंग डिकोडिंग बिल्कुल फिक्स है, एक प्रश्न आएगा आपके, 2 प्रश्न हो गए। तीसरा सादृश्य श्रृंखला फिक्स आएगा, है ना, ये, और चौथा ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से 4 प्रश्न मेंटल एबिलिटी के 100% पूछे जाएंगे। इसीलिए मैंने मेंटल एबिलिटी के वापस रिवीजन में इन 4 को लिया है। तो आप इस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, अच्छे से कीजिए। और ये मैंने फ़िलहाल 10 दिनों का बनाया है, पहले आप इस पर चलिए। अगर आप 10 दिन तक चल पाते हैं तो आप मुझे बताइए, मैं आपको अगले 10 दिन का टारगेट बना के फिर से दे दूँगी, ठीक है। तो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर लाइक नहीं आता है तो वीडियो बनाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है मेरा, ऐसा लगता है कि वेस्ट ऑफ टाइम है मेरा, क्योंकि स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये जो समय सारणी ये कैसी लगी, कितना आपको समझ में आई। और ये भी ज़रूर बताएं कि वो 27 दिनों का जो हिंदी का मैंने बनाया था वो कैसा लगा और कितना आप कर चुके हैं। तो कमेंट सेक्शन में हमेशा चेक करती हूँ, बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं विद्यार्थियों के। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन को भर दीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।